ठीक है, ईटीएफ्स इंडेक्स को मिमिक करते हैं। तो हमारे देश में क्या क्या इंडेक्स है? निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है, निफ्टी मिड कैप 150 है, निफ्टी स्मॉल कैप 250 है। ये तो आपके मेजर इंडेक्सेस हो गए। तो आप इनका ईटीएफ ले सकते हो डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच रिस्क यू वांट टू टेक। अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो निफ्टी 50 अप टू रिस्क बढ़ेगा, निफ्टी स्मॉल कैप 250 तक। देन यू हैव वेरी डिफरेंट कॉम्बिनेशन, वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। निफ्टी 200, ओके, 100 लार्ज कैप, 100 मिड कैप, वेरी गुड इंडेक्स, देश की टॉप 200 कंपनीज। निफ्टी 500, ठीक है, तो निफ्टी 500 में क्या आ गया? निफ्टी 500 में आपका आ गया 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, ब्यूटीफुल। फिर आ गया वही सचिन सहवाग, आपका निफ्टी मोमेंटम, निफ्टी वैल्यू, निफ्टी अल्फा। ये सारे जो है सचिन सहवाग वाले कैटेगरी में आते हैं, इन्वेस्टिंग स्टाइल के हिसाब से आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे आपके पास इधर गोल्ड है, सिल्वर है, इंटरनेशनल है, नैस्डैक 100 है, ओके, S&P 500 है, ठीक है। तो ये अब आपका सारा जो यूनिवर्स आपको ओपन हो जाता है ईटीएफ्स के माध्यम से। इसमें एक्टिव इन्वेस्टिंग नहीं होती, मतलब ये किसी इंडेक्स को बीट करने की कोशिश नहीं करते, ठीक है। इनका एक ही काम होता है इंडेक्स को कॉपी करना, क्योंकि ये ईटीएफ है। तो अगर आप पर इसमें फायदा क्या होता है कि आप ड्यूरिंग द डे खरीद सकते हो। अब जैसे जब बजट डे था तो मार्केट गिरी, उस दिन जब आप खरीदते हो ना म्यूचुअल फंड, आपको उस दिन का एनएवी मिलता ही नहीं है। ओके, जो भी बड़ा इवेंट होता है ना, इलेक्शन, बजट डे, उस दिन का एनएवी जनरली आपको मिलता ही नहीं, पता नहीं समाव नहीं मिलता है। तो उस दिन आपको ईटीएफ खरीदना चाहिए। दैट इज द डे व्हेन यू बाय ईटीएफ्स। फाइन। जी भाई, इसमें आपने निफ्टी 500 मोमेंटम की बात की थी लास्ट टाइम, और उस पर भी क्वेश्चन आया था कि इसमें इन्वेस्ट करना अभी रिस्की है या फिर अभी भी कर सकते हैं, क्वेश्चन था उससे रिलेटेड। भाई सिंपल सी बात है कि आपका होराइजन क्या है, 7-8 साल का होराइजन तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मोमेंटम डोंट इन्वेस्ट इफ यू हैव होराइजन ऑफ लेस देन 5 years। ओके, क्योंकि मोमेंटम 5 साल नहीं चला ना तो वो तोड़ देगा आपकी कमर को, पर 1 साल जब वो चलेगा तब वो अपने आप ही पूरा ठोका पीटी करके दे देगा आपको। सो प्लीज डोंट इन्वेस्ट इन मोमेंटम फंड्स इफ योर होराइजन इज लेस देन 5 years। आप अगर 3 से 5 साल में तो आप वैल्यू फंड में डाल लो, चलेगा, पर मोमेंटम में तो मैं बिल्कुल मना करता हूं। क्वेश्चन आता है, अक्सर आता है कि टॉप म्यूचुअल फंड्स कौन से इन्वेस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी को 20,000 रुपए की एसआईपी करनी है, 20,000 रुपए की एसआईपी करनी है, और एक सर्टेन मान लेते हैं 6 साल के लिए एसआईपी करनी है, तो टॉप म्यूचुअल फंड उसके लिए कौन से होंगे, ये क्वेश्चन आता है। देखिए, टॉप म्यूचुअल फंड अगर आप ढूंढते रहोगे ना तो मैं आपको ऐसा डेटा पॉइंट दूंगा, आप हिल जाओगे। बताएं। 2014 में जो टॉप म्यूचुअल फंड्स थे जिनका रैंक 1 था, आज उनका रैंक क्या होगा? आज भी तो है वो फंड्स 2, 3, 238। 238। जो फंड 2013-14 में नंबर 1 थे, जिनको देख देख के लोगों ने निवेश किया था, आज उनका रैंक 238 है। तो कहां ढूंढोगे टॉप फंड यार? कैसे ढूंढ लोगे टॉप फंड? कोई नहीं ढूंढ सकता। तो डोंट रन बिहाइंड टॉप एंड बेस्ट फंड्स, ऑलवेज रन बिहाइंड राइट फंड। कि राइट फंड कौन सा है मेरे लिए। और राइट फंड देखने के लिए कुछ थोड़े बहुत पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं। आपको देखना पड़ता है उसका एक शार्प्स रेशियो होता है, वो आपको चेक करना पड़ता है। अप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो चेक करना पड़ता है। बेंचमार्क और क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट, कैटेगरी एवरेज के अगेंस्ट उसने मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में कैसा परफॉर्म किया, वो 3-4 चीजें आपको देखनी पड़ती है। देखिए, जब आप एक्टिव स्ट्रैटेजी की तरफ चाहते हैं तो आपको भी एक्टिव होना पड़ता है। नहीं तो अगर आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, निफ्टी 500 इंडेक्स फंड, बस 100 लार्ज कैप, 150 मिड कैप, 250 स्मॉल कैप, आपने पूरी मार्केट को खेल लिया, और वो भी इंडेक्स लेवल पे खेल लिया। बस हो गया, आप शांति से खेलते रहो। अब नहीं सर, थोड़ा एक लेवल आगे चलते हैं, नहीं तो मजा नहीं आएगा, नो प्रॉब्लम। निफ्टी 500 मोमेंटम 50, निफ्टी 500 वैल्यू 50, ठीक है, खिचड़ी बना लो अपने चॉइस के हिसाब से। और अगर एक्टिव फंड में जाना है कि भाई पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसा बताओ ना सर को जो तो देन यू हैव टू सर्च फॉर इट। फिर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है आपको। अपना, जैसे मैंने आपको बताया, कैटेगरी को बीट करे, बेंचमार्क को बीट करे, शार्प्स रेशियो क्या है, अप कैप्चर टू डाउन कैप्चर रेशियो क्या है, उस पर मैं बहुत वीडियोस बनाता हूं कि कैसे टॉप फंड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और कंसिस्टेंट प्लेयर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है। उसमें भी आप ये चेक कर सकते हो कि उसका स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है, मोमेंटम है, वैल्यू है, क्या स्टाइल है। तो ये सारी चीजें आप देख ले सकते हैं। पर बस एक ही चीज बोलूंगा, सेक्सी नेम्स के पीछे मत भागिए, जैसे कि बिजनेस साइकिल फंड, सेक्टर रोटेशन फंड, ये होता है ना। हाँ, प्लीज मत करिए, ये सब पीछे मत करिए। ये ना सिर्फ नाम सुंदर होते हैं, इनका कुछ नहीं होता। नॉर्मल एक फ्लेक्सी मल्टी कैप फंड भी अगर अच्छा आइडेंटिफाई कर पाए तो यू विल बी गुड टू गो फॉर 6 years। कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आधा 1% का फर्क पड़ेगा अगर आप राइट तरीके से आइडेंटिफाई कर लोगे तो दैट्स इट। उससे ज्यादा बहुत मेजर फर्क नहीं पड़ जाएगा, नहीं 20-20% का अल्फा नहीं जनरेट कर पाओगे आप। तो इंडेक्स फंड में आप एनएफओ देख सकते हो। अच्छा, एक कैटेगरी बड़ी अच्छी आई है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी है, और खासकर ये टोटल पैसिव इन्वेस्टर्स के लिए जिनको समझ नहीं आता गोल्ड और सिल्वर में रेशियो कैसे रखना है। ठीक। तो आजकल ऐसे फंड आ गए हैं जो गोल्ड और सिल्वर के ईटीएफ खरीदते हैं, और वो प्रपोर्शन खुद ही डिसाइड करते हैं, हमें नहीं डिसाइड करना है।
तो अगर आप बिल्कुल गोल्ड सिल्वर में पार्टिसिपेट करना चाहते हो पर आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि क्या करो, तो वो भी एक फंड हाउसेज हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। सही में वो कौन से फंड्स हैं, कुछ आप बता पाएंगे? गोल्ड सिल्वर एफओएफ फंड कहते हैं, फंड ऑफ फंड कहते हैं उसको। वो खुद ही डिसाइड करते हैं कि गोल्ड ज्यादा खरीदना है, सिल्वर ज्यादा खरीदना है, किसको बेचना है, किसको रखना है। वहां एक फंड मैनेजर बैठ के मतलब वो हमें टेंशन नहीं है कि हमें टेंशन नहीं है। तो आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं 20,000 की एसआईपी कर रहा हूं तो मैं 2,000 की एसआईपी इस फंड में कर दूंगा, अपने आप सोना चांदी होता रहेगा उसमें। बिल्कुल। संजय भाई, अब बात करते हैं फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप फंड्स की। उससे पहले एक थीमेटिक फंड की बात कर लेता हूं, एक उस पर भी आपका नजर चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, लोग डिफेंस में चले जाते हैं कि डिफेंस बढ़ रहा था, लोगों ने खूब डिफेंस में इन्वेस्ट किया अभी 1.5 साल पहले से, लेकिन फिर जब गिरने की बारी आए तो पूरा म्यूचुअल फंड फ्लैट पड़ा हुआ है। तो क्या इसमें भी एडवाइस करेंगे कि इस डिफेंस जैसे इन थीम्स में निकल जाए, लोग ले लें? देखिए, मैं आपको ये बताता हूं, 2015 की जो सबसे अच्छी थीम थी वो थी फार्मा। ठीक है। अब ये आपको पता कब चलेगा? 2016 में। एग्जैक्टली। 15 में तो पता चलेगा नहीं क्योंकि फॉरवर्ड लुकिंग तो हमारे को नहीं पता होता। जब 2016 में आपने देखा फार्मा ने सबसे अच्छा किया तो आपने फार्मा में इन्वेस्ट कर दिया। बिल्कुल। 2016 में उसने -20% रिटर्न दिया, 2017 में उसने -10% रिटर्न दिया, 2018 में उसने 5% माइनस कर दिया। आप होल्ड ही नहीं कर पाओगे। थीमेटिक फंड्स आर फॉर पीपल हु अंडरस्टैंड सेक्टोरल रोटेशन, ओके, एंड वी डोंट। और अब आपने क्या किया, आपने फंड मैनेजर का हाथ बांध दिया एग्जैक्टली कि तू फार्मा के अलावा तू अब ना रियल एस्टेट नहीं कर सकता, तू इंफ्रा नहीं कर सकता, तू कंजम्पशन बेस्ड कंपनीज में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। आपने तो उसका हाथ बांध दिया। तो कभी भी थीमेटिक फंड्स नहीं खरीदने चाहिए। एक तो आपने उसका हाथ बांध लिया, एक वो आपको पता ही तब चलते हैं जब वो विन कर चुके होते हैं, जब तक उनका साइकिल खत्म हो चुका होता है। और तीसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम, उसका एक्सपेंस रेशियो बहुत ज्यादा होता है। ओके। तो आप 3 तरफा मार खाओगे उस फंड में, 3 तरफा मार। ओनली इफ यू अंडरस्टैंड द सेक्टर। अगर आप समझो आईटी में काम करते हो, आपको कुछ दिख रहा है कि यार आईटी में भी ये चेंज आ जाएगा, आप दिमाग लगा पा रहे हो, तब आप उस सेक्टर का फंड खरीदने की जगह ईटीएफ खरीद लो, इंडेक्स खरीद लो, निफ्टी आईटी का ईटीएफ खरीद लो, क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम होगा और वो टॉप कंपनीज को ईटी को मैप कर रहा है और आपको आईटी को मैप कर रहा है, और आपको समझ है कि कहां मुझे रोटेशन करनी है क्योंकि आप उस सेक्टर को बिलोंग करते हो। ठीक है। तो सेक्टोरल रोटेशन हमारा काम नहीं है और इसलिए हमें सेक्टर थीम्स में नहीं जाना चाहिए। तो थीमेटिक्स को तो एकदम आप बाय बाय कर दो अकाउंट में से। आज जो है आज ही बेच दो, ये मत सोचो कल बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, आज ही बेचो। मिड कैप देखिए, हमेशा स्टिक टू ईदर कैपिटलाइजेशन बेस्ड फंड्स और इन्वेस्टमेंट स्टाइल बेस्ड फंड्स। कैपिटलाइजेशन लार्ज, मिड, स्मॉल, मल्टी, फ्लेक्सी, इसी में रहिए। ठीक है। अगर आपको रिस्क बढ़ाना है तो स्मॉल ज्यादा रख लीजिए, अगर आपको समझ नहीं आ रहा मल्टी रख लीजिए, अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड डाइवर्सिफिकेशन चाहिए फ्लेक्सी रख लीजिए। ठीक है। फिर आ जाओ सेकंड सेक्शन पे जो थीम ओरिएंटेड है, वैल्यू मोमेंटम। ओके। ठीक है। तो वैल्यू मोमेंटम सचिन सहवाग, तो आप सचिन सहवाग रख लीजिए अपनी टीम में, बस इसी के अंदर रहिए। मैं बता रहा हूं, आपसे ज्यादा अच्छा फंड मैनेजर कोई नहीं होगा इस दुनिया में। और गोल्ड सिल्वर को 10% का स्पेस दे दीजिए, उसको जो मैंने फंड बताया उससे खेल लीजिए। अगर इतना आप डाइवर्सिफाई इस तरीके से कर ले, 4 म्यूचुअल फंड रख लेंगे ना, आपका पोर्टफोलियो 40 वाले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। फाइन। भाई, इस पे बात करेंगे कि मतलब ये कितने म्यूचुअल फंड रखने चाहिए, मेरे पास ये भी सवाल है, लेकिन उससे पहले आपने फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप भी समझाया। जनरली लोगों को, आम जो जनता है उसको मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप समझ में आते हैं क्योंकि पिछले 3 साल में उनको बहुत ज्ञान मिला है इस चीज पे, मतलब आप लोग ने बहुत लोगों को बताया भी है। लेकिन मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप अभी भी लोगों को ज्यादा समझ नहीं आते। तो मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप क्या है फंड्स, उसके बारे में थोड़ा बताएं। और फिर अगेन, राइट मल्टी कैप, राइट फ्लेक्सी कैप फंड कैसे चुने? तो फ्लेक्सी और मल्टी मतलब खिचड़ी है बेसिकली, तीनों अलाउड है। ठीक है। एज पर सेबी तीनों अलाउड है। बस दोनों में फर्क यह है कि फ्लेक्सी कैप समझिए कि संपूर्ण अधिकार है। ओके। फंड मैनेजर कंप्लीटली डिसाइड कर सकता है कितना लार्ज, कितना मिड, कितना स्मॉल, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मल्टी कैप में कंपल्शन है 25 लार्ज, 25 मिड, 25 स्मॉल। ओके। और सिर्फ 25 रुपए की फंड मैनेजर का अधिकार है। ओके। कि तू कहीं भी डाल सकता है। तो कोई म्यूचुअल फंड होगा जो बोलेगा चलो 25 तो कर दिया, जो बचा हुआ 25 है उसको मैं डाल देता हूं लार्ज में, तो वो लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप हो जाएगा। फिर कोई बोलेगा मैं मिड कैप में डाल दूंगा, तो वो मिड कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप हो जाएगा। तो ऐसा हो जाता है, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर आप तीनों में इक्वली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो मल्टी कैप इज अ बेटर वे टू डू दिस। ठीक है। और अगर आपको लार्ज कैप ओरिएंटेड रहना है बट आपको मजा थोड़ा चाहिए मिड कैप और स्मॉल कैप का, तो फ्लेक्सी कैप इज बेटर। तो आज के दिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के तो कुछ 2-3 सिग्निफिकेंट विनर्स हैं, पराग पारेख है, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। एंड ऐसा नहीं है कि उनके साइजेस बड़े होंगे तो उन्होंने परफॉर्म खराब करा है, मतलब दे स्टिल डूइंग वेरी वेरी वेल एंड आई थिंक दे आर गुड फंड्स टू ओन।